हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, आज प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को एसएससी जीडी के जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं आप सबके लिए। तो इस प्रैक्टिस सेट को बहुत ही अच्छे से कॉपी में लिखें और अपने आप को भी चेक करें कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या कितने गलत हो रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को कॉपी में ज़रूर लिखें बच्चों, क्योंकि 12 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और इस बार बच्चों सिलेक्शन की जिद है कि किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेना है। ठीक, तो चलो शुरू करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बहुत ध्यान से। निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो निम्न में से कौन सा ग्रह है सौर मंडल की सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यूरेनस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यूरेनस। बहुत बढ़िया। चलो कुछ और बातें बताता हूं बच्चों। देखो कुल ग्रह कितने हैं? कुल ग्रह, तो कुल ग्रह कितने थे? 8। कुल ग्रह कितने थे? 8। जिसमें बच्चों कुल ग्रह कितने? 8। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें देखो 2 प्रकार के ग्रह होंगे, एक तो आंतरिक और एक क्या कहोगे बाह्य। यानी कि जो 8 ग्रह हैं वो कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इसमें जो बच्चों देखो 2 प्रकार के ग्रह हैं, एक तो आंतरिक ग्रह और एक क्या कहोगे बाह्य ग्रह। जो आंतरिक ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? शुरू के 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और जो बाह्य ग्रह हैं वो कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या कहोगे वरुण। अगर आपसे बात की जाए बच्चों, ठीक, पहले कितने ग्रह थे? 9। अब कितने ग्रह हैं? 8। तो कौन सा हटा? तो क्या कहोगे? प्लूटो। कौन सा हटा? प्लूटो। क्यों हटा? क्योंकि वो दूसरे ग्रहों की कक्षाओं को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था बच्चों, इस कारण प्लूटो को हटा दिया गया। अगर आपसे कहा जाए कि एकमात्र झील जो इन उल्का पिंडों या ग्रहों के टूटने के कारण बनी है, तो क्या कहोगे? लोनार झील। और लोनार झील कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। इतनी बात भी आप लोग याद रखोगे। अगर आपसे कहा जाए सबसे छोटा ग्रह, तो क्या याद रखोगे? बुध। अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ा ग्रह, तो क्या याद रखोगे? बृहस्पति। अगर आपसे कहा जाए सबसे हल्का ग्रह, तो याद रखोगे आप लोग शनि। तैरता हुआ ग्रह, तो क्या करोगे? शनि। सबसे अधिक वलयों की संख्या किसकी है? सबसे अधिक वलयों की संख्या किसकी है? तो क्या कहेंगे? बृहस्पति। ठीक, सबसे अधिक वलयों की संख्या मतलब छल्ले किसमें है? तो क्या कहेंगे? शनि। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो बृहस्पति के हैं 92। उसके बाद किसके हैं? शनि के। अगर आपसे कहा जाए सांझ का तारा, शुक्र। भोर का तारा, शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह, शुक्र। सबसे गर्म ग्रह, शुक्र। अगर आपसे कहा जाए बच्चों गैसों का ग्रह, तो याद रखोगे अरुण। अगर आपसे कहा जाए लेटा हुआ ग्रह, तो याद रखोगे वरुण। अरुण ही है बच्चों। ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं, बार बार यानी कि इन्हें रिपीट करें, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों। अगर आपसे कहा जाए कि रात में अधिक ठंडा और दिन में अधिक गर्म, तो वो कौन सा ग्रह है? तो याद रखोगे बच्चों बुध। कौन सा ग्रह है? बुध। अगर आपसे कहा जाए मंगल के 2 उपग्रह, तो कौन कौन से याद रखोगे? फोबोस और डिमोस। पृथ्वी का उपग्रह, तो चंद्रमा। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि बृहस्पति का उपग्रह कौन सा? ज्ञानीमिड। कौन सा है? ज्ञानीमिड। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो बृहस्पति है बच्चों। और सौर मंडल का राजा किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया सवाल। तो सौर मंडल का राजा किसे कहा जाता है? सूर्य को। अगर आपसे कहा जाए सौर मंडल के जनक कौन है, तो क्या कहोगे? कॉपरनिकस। कौन है? कॉपरनिकस। ठीक, इतनी बातें इस पहले सवाल से आप लोग याद रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। सबसे पहली बात तो देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं, ये आपका एक केंद्र है, ये ठीक। मान लिया भूकंप यहां से उठता है, यहां से बच्चों, तो जहां से भूकंप उठेगा वो क्या कहलाएगा? केंद्र। वो क्या कहलाएगा? केंद्र। और मान लिया महसूस हमें यहां हो रहा है, महसूस, तो वो क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र। वो क्या कहलाएगा बच्चों? अधिकेंद्र। वो क्या कहलाएगा? अधिकेंद्र। ठीक, अगर मैं बात करूं आपसे भूकंप की, देखो बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों। भूकंप जो है
ठीक, जहां से उठता है, पहली बात तो भूकंप आता क्यों है? तो जब पृथ्वी की आंतरिक प्लेटें आपस में खिसकती हैं तो उनके खिसकने के कारण जो बल उत्पन्न होता है, उस बल के कारण जो घटना होती है उसे क्या कहा जाता है? भूकंप। क्या बताया? बताओ 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 बच्चों, मैं आप लोगों को कि भूकंप क्यों आता है, तो क्या कहोगे? पृथ्वी की आंतरिक प्लेटें खिसकने के कारण भूकंप का निर्माण होता है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों कि सबसे अधिक भूकंप कौन से देश में आते हैं, तो क्या कहोगे? जापान। सुनामी किसका शब्द है? तो ये भी याद रखोगे, जापान। अगर आपसे कहा जाए भूकंप में कितने प्रकार की तरंगें चलती हैं, तो कहोगे 3। एक तो प्राथमिक तरंग, एक द्वितीय तरंग और एक क्या कहोगे? तृतीय तरंग। अगर मैं प्राथमिक तरंग की बात करूं तो बहुत स्पीड से निकलती है। अगर मैं द्वितीय तरंग की बात करूं तो प्राथमिक तरंग से कम स्पीड में निकलती है। लेकिन जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है बच्चों, वह है तृतीय प्रकार की तरंग, जिन्हें लव वेव्स कहा जाता है या एल प्रकार की तरंगें कहा जाता है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। और भूकंप किस में मापते हैं, तो क्या कहोगे बच्चों? रिक्टर स्केल में। इतनी बातें इस सवाल से आप लोग याद रखेंगे। बहुत बढ़िया सवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, रिक्टर स्केल। चलो अगला सवाल है, निम्न में कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो निम्न में से कौन सा लेख बच्चों शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 21A। क्या कहोगे? आर्टिकल 21A। चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, भारत का जो संविधान है वो 2 बार लागू हुआ। एक तो आंशिक संविधान। आंशिक संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। ये डायरेक्ट सवाल पूछ ले जाते हैं बच्चों कि भारत का आंशिक संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत का मूल संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में। अगर आपसे कहा जाए जब 26 जनवरी 1950 में आपका संविधान लागू हुआ था तो उसमें टोटल आर्टिकल कितने थे? 395। अनुच्छेद कितने थे? आर्टिकल 395 बच्चों। भाग कितने थे? 22। और अनुसूची कितनी थी? 8। कितनी सूची थी? 8। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि पहली अनुसूची कब जुड़ी थी, तो क्या कहोगे? 1951 में। और कौन से नंबर की अनुसूची थी? 90 नंबर की अनुसूची। कौन से नंबर की? 90 नंबर की अनुसूची। और 90 नंबर की अनुसूची का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे? भूमि अधिग्रहण से। चलो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। आखिरी बैठक कब हुई थी बच्चों? 24 जनवरी 1950। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और इस 9 दिसंबर 1946 की बैठक में, इस 9 दिसंबर 1946 की बैठक में पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे, जिनका नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत बढ़िया सवाल। उसके बाद 11 दिसंबर जस्ट 2 दिन बाद भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, जिनका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद। अब बच्चों अगर मैं राजेंद्र प्रसाद की बात करूं, उनका राज्य क्या था? बिहार। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिया डिवाइडेड। ये भी याद रखोगे। उसके बाद उन्हें और क्या कहा जाता था बच्चों? देश रत्न। और क्या कहोगे? अजातशत्रु। और 24 जनवरी 1950 को वे भारत के राष्ट्रपति भी बनाए गए थे। इतनी बातें इस सवाल से याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो क्या कहेंगे आप लोग? आर्टिकल 21A। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों, आर्टिकल 21A। चलो अगला सवाल है, किस बंदरगाह को पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया? किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया? तो सबसे पहली बात तो बच्चों, अगर मैं बंदरगाहों के बारे में बात करूं, वर्तमान समय में कुल बंदरगाह कितने हैं? तो क्या कहेंगे? 13। और जो बंदरगाह हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत। और इस टाइम पर जहाजरानी मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है? तो क्या कहोगे आप लोग? नितिन गडकरी। इस टाइम पे जहाजरानी जो मंत्रालय हमारे है वो किसके पास है? तो क्या कहोगे? नितिन गडकरी। 13वें बंदरगाह कौन सा बना? तो क्या कहोगे? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो कहाँ पड़ता है? आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये बात भी याद रखोगे। चलो बच्चों, कुछ बातें और बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो, बंदरगाह होता क्या है? तो क्या कहते हैं? जहाँ से आयात, यानी कि एक ऐसा तट
चाहे वो नदी का तट हो, चाहे वो समुद्र का तट हो। तो जहाँ से दूसरे देश से आयात और निर्यात होता है, तो वो बिंदु जो है जहाँ से हम निर्यात और आयात कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है? बंदरगाह कहलाता है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह, बहुत बढ़िया सवाल है, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, तो क्या कहोगे आप लोग? मुंबई का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या मुंबई बंदरगाह। उसके बाद अगर आपसे ये भी सवाल कहा जाए, क्योंकि एनटीपीसी में सवाल पूछा गया था कि मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन सा दूसरा बंदरगाह बनाया गया, तो क्या याद रखोगे आप? नाहवा शिवा। कौन सा बंदरगाह? नाहवा शिवा। उसके बाद देखो, ये तो क्या सवाल बताया था मैंने, पहले तो बताओ यहां तक। अब भारत में कुल बंदरगाह कितने? 13। 13वां बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पड़ता है? अंडमान और निकोबार में। और कब बना था? सन 2009। ये बात भी याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह, बहुत बढ़िया सवाल, रोटरडम बंदरगाह। कौन सा बच्चों? रोटरडम बंदरगाह। ये कहाँ पड़ता है आपका? न्यूयॉर्क में। कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में। उसके बाद भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा, तो क्या कहोगे? मुंबई बंदरगाह। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? ये भी याद रखोगे, मुंबई बंदरगाह। और मुंबई बंदरगाह के व्यस्तता को कम करने के लिए कौन सा नया बंदरगाह बनाया गया था, तो क्या कहोगे? नाहवा शिवा बंदरगाह। और ये नाहवा शिवा बंदरगाह कहाँ पड़ता है, तो क्या कहेंगे? मुंबई में। उसके बाद चलो कुछ बातें और मैं बताता हूं आप लोगों को। भारत का कृत्रिम बंदरगाह, तो क्या याद रखोगे? चेन्नई। भारत का कंप्यूटरीकृत बंदरगाह, तो क्या याद रखोगे बच्चों? तो कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा, तो याद रखोगे एन्नौर। अगर आपसे कहा जाए कि भारत का जवारिया बंदरगाह, तो याद रखोगे कांडला। और कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। और भारत का एकमात्र नदी पर बना बंदरगाह कौन सा, तो क्या याद रखोगे? हल्दिया। इतनी बातें आप लोग इससे याद रखेंगे, क्योंकि ये जो मैं 5 या 6 सवाल आपको बताए हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस बंदरगाह को भारत के हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया, तो कौन सा? हल्दिया बंदरगाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बच्चों? हल्दिया बंदरगाह। और ये हल्दिया बंदरगाह कौन सी नदी पर है, तो याद रखोगे बच्चों, हुगली नदी पर। अगर आपसे कहा जाए कि हुगली नदी पर और क्या क्या है, देखो 2 बातें और बताऊंगा मैं आप लोगों को। हुगली नदी कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल में, पहली बात। हुगली नदी पर क्या है? हावड़ा ब्रिज। दूसरी बात, हुगली नदी के हावड़ा ब्रिज को क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे? भूतिया ब्रिज। क्या कहा जाता है? भूतिया ब्रिज। अगर और आपसे मैं बात करूं, देखो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां चली, तो ये भी याद रखोगे बच्चों, कहां चली थी? कलकत्ता में, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। और ये कौन सी नदी में चली है, तो क्या कहोगे? हुगली नदी में। इतनी बातें इस हुगली नदी से याद रखेंगे। क्या क्या बताया, बताओ जरा। एक तो कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल में। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, इसी पर कौन सा ब्रिज है? हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज कहाँ पड़ता है? कलकत्ता में। अगर आपसे कहा जाए इस हावड़ा ब्रिज को क्या कहा जाता है? भूतिया ब्रिज। तीसरी बात अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो हुगली नदी है, इसी में ही भारत की अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चली है। तो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाने वाला भारत का पहली जगह कौन सी है? कलकत्ता। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि भारत की पहली राजधानी कलकत्ता, और कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली किस वायसराय या किस गवर्नर जनरल के काल में आई थी, ये भी याद रखोगे बच्चों, लॉर्ड हार्डिंग। और जिस टाइम पर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जा रही थी, उस टाइम पे कौन इंडिया आए थे, तो क्या याद रखोगे? जॉर्ज पंचम। कौन आए थे? जॉर्ज पंचम। 1912 और 13 की घटना है बच्चों, जिस टाइम पे जॉर्ज पंचम भारत आए थे। और 1913 में ही बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी पुस्तक के लिए मिला था, तो याद रखोगे गीतांजलि पुस्तक के लिए। डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है, एशिया के पहले व्यक्ति हैं और भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, उनका नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। और कौन सी पुस्तक के लिए मिला था, तो याद रखोगे गीतांजलि पुस्तक के लिए। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है बच्चों, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? देखो कई बार पेपर में आ चुका है कि किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैलोरेला वल्गारिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बच्चों सी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि अंतरिक्ष के रंग का सूचक कौन है,
तो क्या कहोगे? लाइकेन शैवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अंतरिक्ष के रंग का सूचक किस शैवाल को कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? कौन से शैवाल को बच्चों? लाइकेन शैवाल को। इतनी बातें भी आप लोग याद रखोगे। देखो आपके लिए बच्चों आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार ने आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया, एक तो हिंदी की बच्चों देखो उधर सीरीज चल रही है, हिंदी के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, इधर आप लोगों को जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड हो रहे हैं। अभी मैं लाइव बच्चों इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि माता जी बीमार हैं। जब ये सही हो जाएंगी तो बच्चों मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्दी लाइव आऊँगा और बहुत जल्दी, देखो अब तो आप लोगों को अपनी शक्ल दिखाए भी काफ़ी दिन हो गए बच्चों, लेकिन बहुत जल्दी मैं आप सबके सामने बहुत ही जल्दी लाइव आऊँगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है, तो क्या कहोगे? कैलोरेला वल्गर। इस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। और अंतरिक्ष के रंग का सूचक क्या है बच्चों? लाइकेन शैवाल। अगर आपसे कहा जाए कि प्राथमिक रंग कौन कौन से, तो क्या कहोगे? लाल, हरा, नीला। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। चलो बहुत बढ़िया सवाल बच्चों। उस महाद्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? बहुत बढ़िया सवाल। ये महाद्वीप है बच्चों, ठीक है। तो इस महाद्वीप का नाम क्या है? कच्चा थीवू महाद्वीप, जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा महासागर है, पहला सवाल, तो याद रखोगे हिंद महासागर। दूसरी बात बच्चों कि भारत और श्रीलंका के बीच और क्या पड़ता है, तो क्या कहोगे? मन्नार की खाड़ी। दूसरा क्या पड़ेगा? पाक जलडमरू मध्य। अगर आपसे कहा जाए कि श्रीलंका का जो अंतरिक्ष वो आतंकवादी संगठन था उसका नाम क्या था, तो याद रखोगे लिट्टे। क्या नाम था? लिट्टे। और जो ये लिट्टे आतंकवादी संगठन था, इसी ने भारत के एक बढ़िया नेता, जो बेहतरीन नेता थे, उनकी हत्या कर दी थी, जिनका नाम क्या था बच्चों? राजीव गांधी। अगर आपसे राजीव गांधी की मैं बात करूं बच्चों, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी। और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखोगे बच्चों मोरारजी देसाई। अगर आपसे कहा जाए भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी कौन सी लोकसभा के मुख्य प्रधानमंत्री है? इतनी बात, ये बातें तो मुझे चलो कमेंट बॉक्स में लिख करके दें कि इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ये क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिख करके दें। चलो अगर आपसे कहा जाए प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल क्या है, तो क्या कहोगे? आर्टिकल 74। और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत शपथ दिलाते हैं, तो क्या कहोगे? आर्टिकल 75। ये सवाल आपका पैट में पूछा गया था बच्चों। और देखो श्रीलंका की बात चल रही है, और मैं बात करूं आप लोगों से कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, तो क्या कहोगे? रेड क्लिफ। भारत से पाकिस्तान कितनी ट्रेनें जाती हैं, तो क्या कहोगे? दो कौन कौन सी? एक तो थार एक्सप्रेस और एक क्या कहोगे? समझौता एक्सप्रेस। अगर मैं बात करूं बच्चों भारत से कुल कितनी ट्रेनें विदेश जाती हैं, तो 5। टोटल कितनी ट्रेनें? 5, जिनमें से 2 ट्रेनें तो जाएंगी पाकिस्तान और 3 ट्रेनें जाएंगी बांग्लादेश। बांग्लादेश कौन कौन सी जाती हैं? बंधन, मैताली, मैत्री। बंधन, मैताली, मैत्री। इन तीनों ट्रेनों को भी आप लोग याद रखोगे क्योंकि सन 2018 की परीक्षा में डायरेक्ट सवाल पूछा गया था कि क्या सवाल था कि भारत से पाकिस्तान कितनी ट्रेनें जाती हैं, तो क्या कहेंगे? 2। अगर आपसे कहा जाए बच्चों पाकिस्तान की मांग किसने करी थी, तो क्या कहोगे? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो याद रखोगे चौधरी रहमत अली ने। इतने बातें इस सवाल से आप लोग याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल है, तो इनका नाम क्या है बच्चों? सीडी देशमुख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीडी देशमुख। अब चलो कुछ बातें आप लोगों को मैं भारत के आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक से बताऊंगा। देखो पहला सवाल क्या है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे? बैंकों का बैंक। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा बैंक की अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे? एसबीआई। भारत के बैंकों का बैंक तो आरबीआई, लेकिन भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है, तो क्या कहोगे? एसबीआई। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो शक्तिकांत दास। लेकिन एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखोगे दिनेश कुमार खारा। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि भारत का जो आरबीआई है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी?
इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो क्या याद रखोगे? 1 अप्रैल 1935 में। अगर मैं बात करूं इसके राष्ट्रीयकरण की, तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। इसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्या कहोगे? ओर्सबोन स्मिथ। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो याद रखोगे बच्चों, मुंबई में। और कौन से अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी? तो क्या कहोगे? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हमारा जो आरबीआई है उसकी स्थापना हुई थी। इसके आरबीआई के टोटल जो यानी कि हेडक्वार्टर है, मेनली क्षेत्रीय कार्यालय कितने? तो क्या याद रखोगे? 4 कौन कौन से? जो भारत के सबसे व्यस्त शहर है उनमें इसके हेडक्वार्टर है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, भारत का तैरता एटीएम सबसे पहले कहां लगा है? तो याद रखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केरल में। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखोगे। कि अगर हाँ, एक सवाल और है कि 1 रुपए के नोट को छोड़ करके, 1 रुपए के नोट को छोड़ करके सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो क्या याद रखोगे? आरबीआई गवर्नर के। लेकिन 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो क्या कहोगे? वित्त सचिव। किसके हस्ताक्षर? वित्त सचिव के। ये सवाल आपका डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है। रुपया किसके काल से शुरू हुआ था? तो रुपया जो शुरू हुआ था बच्चों, वो हुआ था शेरशाह सूरी के काल से। तो इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो क्या कहेंगे? सीडी देशमुख। सुकुमार सेन की अगर मैं बात करूं, सुकुमार सेन, तो सुकुमार सेन इस दूसरा विकल्प है। ये कौन है? तो क्या कहेंगे? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगर मैं अमर्त्य सेन की बात करूं, ये कौन है? तो क्या कहेंगे? अर्थशास्त्री, जिन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था बच्चों। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। सी राजगोपालाचारी कौन है? बताओ जरा। तो सी राजगोपालाचारी संविधान सभा के बहुत ही बेहतरीन अध्यक्ष थे बच्चों। ठीक है, इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे। क्या? सीडी देशमुख आरबीआई के गवर्नर, सुकुमार सेन निर्वाचन आयुक्त भारत के पहले, उसके बाद अमर्त्य सेन भारत के एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। चलो, इतनी बातें बच्चों आप इस सवाल से याद रखेंगे। देखो, अगला सवाल है आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि निम्न में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? तो कौन से वर्ष और कौन से सन में बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 जनवरी 1972 में। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है आप सबके लिए। अभी हाल फिलहाल में बच्चों दंगे कहाँ हुए हैं? मणिपुर में ही। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो याद रखोगे बच्चों, कौन सी है? बताओ जरा। तो कौन सी है? इम्फाल। अगर आपसे कहा जाए कि मणिपुर में और क्या है, तो भारत की जो झील है बच्चों, लोकटक झील, वो कहाँ पड़ती है? मणिपुर में। और अगर आपसे एक और सवाल पूछ लिया जाए कि भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो वो भी कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। और मणिपुर में जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? तो याद रखोगे किबुल लामजाओ। तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो क्या कहोगे? किबुल लामजाओ बच्चों। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। चलो आगे चलते हैं। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से विटामिन के बारे में, देखो विटामिन की जो खोज की थी वो किसने की थी? डेविड फंक ने। किसने की थी? डेविड फंक ने। और इन्होंने टोटल बच्चों कितने प्रकार के विटामिन बताए थे? 6 प्रकार के विटामिन। 6 प्रकार के कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो जल में घुलनशील और एक क्या कहोगे? वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील है बच्चों वो है आपका कीड़ा KEDA, और वसा में घुलनशील कौन कौन सा है बच्चों? B और C। अगर आपसे कहा जाए कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा? तो बताओ जरा बच्चों। रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा? बेरी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा? एक तो मसूड़ों में खून आना, जिसे क्या कहा जाता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा? रिकेटस, जिसे आप सूखा रोग कहते हैं। ठीक। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा? तो बच्चों क्या याद रखोगे? जनन ऊर्जा में कमी। और विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बच्चों क्या याद रखोगे? रक्त का थक्का न बनना। अगर आपसे कहा जाए विटामिन B12 का नाम क्या है? तो विटामिन B7 का नाम ये भी याद रखोगे। विटामिन ए का नाम बच्चों शॉर्ट ट्रिकर रत एक टॉफी। ठीक। इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखें कि कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो वो आंसर क्या है? विटामिन B10। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इन्हें क्या कहा जाता है? RBC का मतलब रेड ब्लड सेल्स। अगर RBC के बारे में बात करूं, RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो क्या कहोगे? अस्थि मज्जा।
जिसे क्या कहा जाता है, बोन मैरो। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो क्या कहोगे, पलीहा। इसका जो टोटल जीवन काल है बच्चों वो कितना होता है, 120 दिन। और आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो क्या कहेंगे, होमोग्लोबिन के कारण खून का लाल रंग होता है। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अगला सवाल है, माध्यम के तापमान में अगर वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रस्तावित करती है, प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर 1, गति में कमी होती है, गति बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे बच्चों, अगर मैं तापमान में वृद्धि कर दूं तो ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्वनि की गति बढ़ती जाती है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की गति बढ़ती है। चलो नेक्स्ट है बच्चों, चूहों को मारने के लिए निम्न में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। एसएससी ने कई बार क्वेश्चंस पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जिंक फास्फाइड। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, जिंक फास्फाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों, जिंक फास्फाइड। चलो, निम्न में से वह भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानियां निम्न विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए, मतलब जो गलत है बच्चों। देखो यहाँ बिल्कुल पहला ऑप्शन राइट है, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। अगर आपसे कहा जाए आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी, वर्तमान में, तो क्या याद रखोगे बच्चों, बताओ जरा, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कभी आप, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में नई राजधानी बनी है आंध्र प्रदेश की, विशाखापत्तनम। अगर आपसे कहा जाए असम की राजधानी दिसपुर, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, ये तो पैट में पूछा गया था सवाल। मध्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ नहीं है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। लखनऊ किसकी राजधानी है, तो याद रखोगे उत्तर प्रदेश की। तो यहां जो बेमेल जोड़ी है वो कौन सी, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बच्चों। चलो आगे चलते हैं। देखो अगला सवाल है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। बहुत ही बढ़िया सवाल। तो पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो क्या याद रखोगे बच्चों, कार्बन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। देखो मैं कार्बन के बारे में थोड़ी बात बताऊं आप लोगों को। प्रकृति में जितने भी तत्व हैं उन सब में क्या पाया जाता है, कार्बन। प्रकृति में जितने भी तत्व हैं उन सब में क्या पाया जाता है बच्चों, कार्बन। अगर मैं बात करूं कार्बन का सबसे शुद्ध रूप तो क्या है बच्चों, हीरा। ठीक है, अगर मैं हीरे की बात करूं तो हीरे के बारे में क्या याद रखोगे, प्रकृति का सबसे कठोर तत्व क्या है, हीरा। प्रकृति का सबसे कठोर तत्व क्या है, हीरा। अगर भारत में मैं हीरे की बात करूं कहां मिलता है, तो क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कौन सी खान है बच्चों, तो क्या कहेंगे, पन्ना की खान, जहां पर क्या मिलता है आप लोगों का, हीरा। अगर आपसे बात की जाए वर्ल्ड में हीरा सबसे अधिक कहां मिलता है, तो क्या कहोगे, किमरेले की खानों में। और किमरेले की खान कहां पड़ती है, क्या कहेंगे, साउथ अफ्रीका में। इतनी बातें आप लोग बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे कि पृथ्वी की आयु की गणना करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कार्बन का। ठीक है, चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। बहुत बढ़िया सवाल। तो किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, तो क्या याद रखोगे, लॉर्ड डलहौजी। चलो कुछ और बातें अगर मैं बताऊं बच्चों, भारत की पहली ट्रेन कब चली थी, 1853 में। कितने किलोमीटर चली थी बच्चों, 34 किलोमीटर। किधर साइड से चली थी और किस किस के बीच में चली थी, मुंबई और थाने के बीच में। थाने की ओर से चली थी, मुंबई को जाकर के वो रुकी थी। कुल कितने किलोमीटर चली थी बच्चों, तो क्या कहेंगे आप लोग, 34 किलोमीटर। क्या कहलाई थी, बताओ बच्चों जरा, तो क्या कहलाई थी, ब्लैक ब्यूटी। क्या कहलाई थी, ब्लैक ब्यूटी। अगर आपसे कहा जाए कि भारत के बंगाल के पहले गवर्नर, तो याद रखोगे, बताओ जरा कौन सा था, रॉबर्ट क्लाइव। कौन है बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव। अगर आपसे कहा जाए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, वे बंगाल के गवर्नर थे, अब वर्ड आ चुका गवर्नर जनरल, तो कौन था बताओ जरा, कौन था बच्चों, जरा कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दें। तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन है, ठीक, तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो बताओ जरा, तो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले वायसराय कौन है, लॉर्ड कौन बच्चों, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे कहा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर इसी में एक सवाल और जोड़ दिया जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो क्या याद रखोगे बच्चों,
बताओ जरा, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 15 है आप सबके लिए, निम्न में से कौन सी चिली की मुद्रा है? निम्न में से कौन सी चिली की मुद्रा है? तो याद रखोगे बच्चों, निम्न में से चिली किसकी मुद्रा है? तो याद रखोगे पैसो। देखो पैसो जो मुद्रा है वो अर्जेंटीना की है। यूरो किसकी मुद्रा है? तो क्या याद रखोगे? ब्रिटेन। डॉलर किसकी मुद्रा है? तो कनाडा की भी मुद्रा है, और क्या अमेरिका की भी मुद्रा है। और पाउंड किसकी मुद्रा है बच्चों? तो याद रखोगे ब्रिटेन। किसकी है? यूरोप महाद्वीप में मैक्सिमम जितने भी देश हैं उन सब की मुद्रा क्या है? पाउंड। इतनी बात भी आप लोग याद रखोगे। चलो बहुत बढ़िया। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? देखो मैं चारों ऑप्शंस बताऊंगा बच्चों। देखो तात्या टोपे। तात्या टोपे कहाँ थे बच्चों? कानपुर में। ठीक, इसका राइट आंसर कानपुर है, तात्या टोपे वाले का। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो क्या याद रखोगे? झांसी। और उसके बाद नाना साहेब, ये याद रखोगे नाना साहेब वाला, आप कमेंट बॉक्स में लिखे, क्योंकि 1857 की क्रांति आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ी है। और बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया था? तो क्या याद रखोगे आप लोग? लखनऊ। मतलब जिसका लक बढ़िया होगा तो ऑटोमेटिकली उसे बेगम बढ़िया मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों 1857 की क्रांति का मुख्य नायक कौन था? तो क्या याद रखोगे? मंगल पांडे। 1857 की क्रांति कहां से स्टार्टिंग हुई थी? तो याद रखोगे, वैसे तो बैरकपुर से। ये डायरेक्ट सवाल पूछा गया था एनटीपीसी सन 2015 की परीक्षा में। वहां मेरठ ऑप्शंस नहीं था। अगर मेरठ ऑप्शंस नहीं है तो बैरकपुर लगाएंगे बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण था वो बंदूक। उस बंदूक का नाम क्या था? एनफील्ड, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी से मिले कारतूस लगते थे। और यही मुख्य कारण आप लोगों का 1857 की क्रांति का बना था। तो और अगर आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति का सबसे कमजोर कड़ी तो कौन थी बच्चों? बताओ जरा। दिल्ली। और दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था बच्चों? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें, क्योंकि 1857 की क्रांति तो मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखी है। खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? बताओ बच्चों जरा। खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे? जिन्हें विदेश का पहला भारत रत्न मिला है, खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान के, ठीक, खान अब्दुल गफ्फार खान के राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? लाल कुर्ती। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कि वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन थे? तो प्रसिद्ध नेता कौन थे बच्चों? एचपी वात्सकी, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। और ये कहाँ पड़ती है बच्चों? कलकत्ता में। इतनी बातें भी आप इस सवाल से याद रखेंगे। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों। चलो नेक्स्ट है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्लैंक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लैंक। अगर मैं आपसे कुछ और बातें कहूं, देखो ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² किसने दिया था? तो किसने दिया था बच्चों? आइंस्टीन ने। अगर आपसे कहा जाए आइंस्टीन के बारे में ही कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत किसने दिया था? तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव सिद्धांत भी किसने दिया था? आइंस्टीन ने। अगर आपसे कहा जाए तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस। अगर आपसे कहा जाए कण सिद्धांत किसने दिया था? ये भी याद रखोगे बच्चों, फोटोन ने। इतनी बातें आप लोग सिद्धांत से याद रखोगे। और महाविस्फोटक सिद्धांत बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों का। संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? प्लेट विवर्तनिकी से। तो महाविस्फोटक सिद्धांत का संबंध किससे? भूकंप के अंदर आई एक थ्योरी प्लेट विवर्तनिकी से। तो इतनी बातें भी आप लोग इस सवाल से याद रखोगे। तो बताओ जरा, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो क्या कहोगे? प्लैंक। किसने किया था? प्लैंक। नील बोर ने क्या दिया था बच्चों? क्या कहोगे? परमाणु मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की।
ठीक, यहाँ मैं चारों के चारों ऑप्शंस आप लोगों को बता के चलता हूँ। नील बोर ने क्या दिया था, परमाणु मॉडल। उसके बाद देखो प्लैंक ने क्या दिया था, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया था, तो क्या याद रखोगे बच्चों, प्रोटॉन का। और उसके बाद जे टॉमसन ने किसका आविष्कार किया था, तो क्या कहोगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन का। किसका, इलेक्ट्रॉन का। इतनी बातें भी आप लोग याद रखोगे। अगर आपसे कहा जाए कि नाभिक का आविष्कार, नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। और नाभिक के सबसे बाहर चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो कौन लगाता है, तो याद रखोगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन। इतनी बातें भी आप इस सवाल से याद रखेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। ठीक, और तिब्बत के पठार को और क्या कहा जाता है, पामीर का पठार। क्योंकि कभी तो, और दुनिया की छत भी किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, तिब्बत के पठार को ही। ये 3 सवाल बने कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा, तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार को क्या कहा जाता है, दुनिया की छत। और दूसरा क्या कहेंगे कि इसी को क्या कहा जाता है, पामीर का पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बच्चों, कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से तत्व में, कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। तो जो प्रमुख अनुपात में मौजूद है बच्चों, वो है आपका नाइट्रोजन। अगर आपसे कहा जाए, देखो जो फूली हुई रोटी होती है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। और चिप्स में भी कौन सी गैस पाई जाती है बच्चों, नाइट्रोजन। देखो ये था एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 10। और मैं आशा करता हूँ आप सबको इसका कंटेंट, इसके क्वेश्चंस और जो मैं एक्स्ट्रा बताए हैं वो कॉपी में ज़रूर लिखें, पसंद आए होंगे बच्चों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।